वेलकम बैक टू माय चैनल हेमंत कॉमर्स क्लासेस। तो लंबे समय बाद हम दोस्तों फिर से मिल रहे हैं। कल 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो जल्दी से एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारा एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपन पार्टनरशिप से। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का इसके अंदर बन सकता है, कंप्लीट नेम ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का कंप्लीट नेम क्या है? तो पार्टनरशिप का कंप्लीट नेम रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रहना चाहिए, आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख के आओगे तो ये रॉन्ग रहेगा। सबसे पूरा नाम क्या है पार्टनरशिप एक्ट का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या रहता है? अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। It may be oral. That's called पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि रिटन और ऑरल दोनों होना कंपलसरी है। तो एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन ही होना है। क्लियर है? तो ऑरल भी अगर पार्टनरशिप डीड बना, ऑरल भी अगर है पार्टनरशिप, तो उसके अंदर भी क्या रहेगा? वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो एक नॉर्मल पार्टनरशिप में एप्लीकेबल होते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है? रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंस के कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप। तो दोस्तों पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम पार्टनर होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। अगर इफ सीजी परमिटेड, सीजी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट परमिटेड, देन कितने हो सकते हैं? 100। क्लियर है? और एक और रूल से, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग भी कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100। क्लियर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कल के पेपर में मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनरशिप का? इक्वल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। सेकंड क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड 6% पर एनम। क्लियर है? देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोथ आर नॉट अलाउड। ये क्या रहेंगे? नॉट अलाउड।
अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6% पर एनम। अब कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 0.5% पर मंथ, 0.5 पर मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6% पर एनम। क्लियर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 0.5 भी दे रखा होता है एग्जाम के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को अलाउड नहीं रहेगा जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। क्लियर है। देन नेक्स्ट, सैलरी, बोनस एंड कमीशन ऑल्सो नॉट अलाउड। ये भी क्या रहेंगे बेटा, नॉट अलाउड रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ का जरूर ध्यान देना। 0.5 दे रखा है पर मंथ, पूरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। पर मंथ दे रखा है तो वो 6% ही रहेगा। क्लियर है। ऐसा भी दे रखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 0.5% पर मंथ, 6% पर मंथ। आप जल्दबाजी में 6% को राइट कर दोगे, बट ये रॉन्ग है। राइट आंसर 0.5% पर मंथ। क्लियर है, इस चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन प्रॉफिट, या फिर इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो पार्टनरशिप के अंदर चार्ज ऑन प्रॉफिट कौन कौन सी आइटम है, तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्स्ट, बिल्डिंग रेंट। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन। थर्ड, मैनेजरल रेमुनरेशन। क्लियर है। ये तीनों आइटम क्या रहती है अंडर पार्टनरशिप चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इसका पेमेंट करना मैंडेटरी रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट, और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इस इंटरेस्ट ऑन लोन, बिल्डिंग रेंट वगैरह कुछ दे रखा है, तो जो चार्ज ऑन प्रॉफिट आइटम होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इससे जो भी प्रॉफिट फाइंड होगा, जो भी प्रॉफिट फाइंड होगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफ़र होगा पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इसको देना मैंडेटरी होता है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो, इन एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना मैंडेटरी रहता है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है, तो आपको उसको भी चार्ज ऑन प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। उसको भी पीएल में लिखोगे। देन जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इनका काफ़ी ध्यान देना। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान देना। आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर आंसर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या रहता है बेटा, इनकम रहता है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या रहता है, एक्सपेंसेस। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं कल के पेपर के अंदर। इस चीज़ का ध्यान देना बेटा। एंड नेक्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें अपन, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो आपको पूछा जा सकता है इस बार ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन क्लियर है, कैसे की जाएगी। ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपको क्या दे रखा होगा, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। उस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आप क्या ऐड करोगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। क्वेश्चन के अंदर गिवन आएगी। इनमें से आपको क्या लेस करना है, सबसे पहले एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेस करके आपको क्या लेस करना है, प्रॉफिट। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन आएगा, इस प्रॉफिट को आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है, यहाँ से आपके क्या फाइंड हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो इसके ऊपर। क्लियर है? अब बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा, जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या वर्ड लिखाएगा, जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहीं पे दे रखा होगा कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर है? या 31 मार्च का कैपिटल इस तरह से गिवन आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान देना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्लियर है बेटा? तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना। और एक और क्वेश्चन है आपके इस पर, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। पास्ट एडजस्टमेंट कब किया जाता है, तो ये ध्यान देना, पास्ट एडजस्टमेंट तभी बनाया जाता है जब अपन ड्यूरिंग द ईयर कोई भी आइटम को रिकॉर्ड करने से रह जाती है अपन से। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को सैलरी देना था, अपन ने उसको सैलरी नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, आपके प्रॉफिट के ऊपर पड़ा। आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा बेटा, अगर आपने सैलरी नहीं दिया है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ आया, जो कि गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके अंदर अपन एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? वो वाला पॉइंट आपको देख कर जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और एक चीज़ ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन देख लेना, गारंटी बाय फर्म, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? पास्ट एडजस्टमेंट का थ्योरी भी पूछा जा सकता है इस बार। फर्स्ट टॉपिक में यही पढ़ना है। अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो बेटा ध्यान देना, अगर ओल्ड पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर ऐसा बोल सकता है कि अपन किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं देंगे, तो हाँ बिल्कुल बोल सकता है। उनके पास राइट रहता है, हर पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो किसी भी पार्टनर के एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं अपन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक्स एंड वाई ये दोनों पार्टनर्स है। अब इन्होंने फील किया कि भैया पार्टनरशिप के अंदर अपन को इसका एक्सपांसन करना है, तो एक्सपांसन के लिए और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अपन मार्केट से कैपिटल, मार्केट से लोन न लेकर अपन क्या करें, किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे दें, जिससे क्या होगा, वो पार्टनर क्या लेके आएगा अपने साथ में, कैपिटल लेके आएगा। और बेटा ध्यान देना, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे कुछ न कुछ राइट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राइट। वो राइट कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देना, राइट इन असेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है कल के पेपर में। और राइट इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब ध्यान देना, राइट इन एसेट्स, अब कभी कभी यहाँ पे ये भी आता है कि राइट इन प्रॉफिट। क्लियर है? फ्यूचर नहीं लिखा आता है कि एक आई थिंक प्रीवियस या उससे प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था जिसके अंदर राइट इन प्रॉफिट लिखा हुआ था, तो फ्यूचर नहीं लिखा। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, आप वो फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहा है। क्लियर है? तो राइट इन एसेट्स के लिए नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल। और राइट इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए क्या लेकर आता है, गुडविल। क्लियर है? राइट इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए गुडविल लेकर आता है, और राइट इन असेट्स के लिए क्या लेकर आता है, कैपिटल। अब बेटा इसका जनरल एंट्री क्या होता है देख लेते हैं अपन। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। बेटा इस गुडविल को क्या किया जाता है, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। किस रेशियो के अंदर, सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। तो क्या को इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। क्लियर है? और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है।
अब बेटा ध्यान देना, एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, जब भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इसके अंदर क्या आएगा, प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट रहेगा गुडविल वैल्यूएशन। और क्या रहेगा बेटा, एडजस्टमेंट या एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल। नेक्स्ट क्या रहेगा, अमालगमेशन। अब बेटा अमालगमेशन क्या रहता है, तो ध्यान देना, अमालगमेशन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल होता है, एस 14 एप्लीकेबल होता है, जो क्या बताता है, जैसे कोई एक्स फर्म है एंड वाई फर्म है, फर्म का नाम है, अब इसमें एक ही पर्सन नहीं है, नाम ही एक्स फर्म है, तो इसमें फर्म के लिए क्या कंडीशन है, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर का होना। तो अब ऐसा मत सोचना कि एक्स लिखा है तो एक ही होगा उसके अंदर, क्लियर है। तो इसके अंदर दो पार्टनर अपन सपोज करते हैं दोनों में। अब ये दोनों मिलकर एक नई फर्म बनाती है, न्यू फर्म बनाएगी, तो इस केस को क्या बोला जाता है, इन द केस ऑफ अमालगमेशन। ये अमालगमेशन के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, एस 14। ध्यान रखना बच्चों। अब बेटा ध्यान देना, जो रेशियो का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही लग रहा है और यही कल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए एंड बी आर ए पार्टनर, हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:T। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। ये जो ए और बी से क्या ले रहा है, इक्वली शेयर ले रहा है, ए और बी से। इसका मतलब ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस क्या है, इक्वली है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ए सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। ए सेक्रीफाइस तो कितना आ गया, 1/4 इंटू 1:2, क्लियर है, 1/8 ए का आ गया। इसी तरह से बी का भी कैलकुलेट करेंगे, 1/8 आएगा, सेम इसी तरह से 1/4 इंटू 1/2। उसके बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड कितना था, 3/5 माइनस 1/8 जो सेक्रीफाइस किया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 19/20, क्लियर है। इसी तरह से बी का भी कैलकुलेट किया और इन सब का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 19:11:10, क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख के जाना। मेथड्स ऑफ गुडविल। सबसे पहले गुडविल क्या, इंटेंजिबल असेट्स है, इसके ऊपर AS-26 एप्लीकेबल होता है, क्लियर है। AS-26 क्या बोलता है, AS-26 गुडविल को 2 पार्ट में बाइफिकेट करता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होता है एक्वायर्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का वैल्यू क्या होता है, नील। जो सेल्फ जनरेटेड होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और जो एक्वायर्ड गुडविल होती है, जैसे किसी का बिजनेस आप परचेज कर रहे हो तो उसके साथ में गुडविल भी आती है बेटा, तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ रहता है। तो ये क्या होता है बेटा, वैल्यूएबल होता है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा, क्लियर है। अब ध्यान देना, इसके मेथड्स क्या क्या है गुडविल के, वो अपन देखेंगे, क्लियर है। तो बेटा फर्स्ट मेथड क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्लियर है। ईयर्स दे रखे होंगे आपको, उसका एवरेज निकालना है। सेकंड दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। बेटा ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट या कभी कभी FMP लिखा आता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट है FMP, तो कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी एवरेज प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है। अब ध्यान देना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड, अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे रखा होता है कि सिर्फ कैपिटल ही दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और डिटेल नहीं दे रखी होती है। तो आपको जो कैपिटल गिवन है उसी को क्या एज्यूम करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? ये ध्यान देना बेटा, कैपिटल ही गिवन है तो उस केस में आप कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मानोगे, जो कैपिटल गिवन है उसे ही अपन क्या मानेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा वैसे, तो ध्यान देना, इसका फॉर्मूला रहता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एक फॉर्मूला ये रहता है और एक इसका अल्टरनेटिव और रहता है ऑल एसेट्स माइनस ऑल एसेट्स के अंदर जो फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर दे रखा हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा, तो उसे एक्सक्लूड करना है। क्लियर है? तो ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये लेस करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी। क्लियर है? इसके बाद में आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर क्या दे रखा होता है, इसके अंदर गुडविल को दो तरह से डायरेक्ट ये गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। क्लियर है? और इसके अंदर क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। आपको एग्जाम में कहीं भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। आपको शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी यूज़ नहीं करना, आपको कंप्लीट पूरा नाम लिखना है सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कल के एग्ज़ाम के अंदर, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पे जैसे सुपर प्रॉफिट पूछा है तो ये वैल्यू गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप डायरेक्ट, ध्यान देना। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो अपन ने पीछे देखा था। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान देना। और एक और क्वेश्चन बेटा, गुडविल का सेकंड नेम क्या है, तो गुडविल का सेकंड नेम है प्रीमियम। अगर आपका बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो सारा का सारा क्या है, गुडविल है, प्रीमियम है। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा। तो ध्यान देना, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? ये डिक्रीज, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? ये पॉइंट का ध्यान रखना। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे। उसी तरह से लाइबिलिटी एंड प्रोविजन कौन से, प्रोविजन फॉर डेटर वगैरह पूछा जा सकता है। क्लियर है? ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का कोई पॉइंट पूछा जा सकता है, तो प्रोविजन फॉर डेटर कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है, और यही डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट रहता है इसका। इसके अलावा क्या रहता है बेटा, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसको अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया और अब अपन को पता चला है कि भैया ये भी अपनी एसेट्स है, तो इसको रिकॉर्ड करना है, तो कहाँ पे लिखोगे, सेम एज एसेट्स इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्लियर है? वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का टोटल करना है। इस टोटल में से ये टोटल लेस करना, जो भी ज़्यादा टोटल होगा उसमें से कम टोटल को लेस करना। और सपोज करो यहाँ के टोटल कम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? ये रहता है रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट रहता है। अभी समय कम है इसलिए अपन जल्दी से शॉर्ट में समझ रहे हैं कि कल एग्जाम में अटेंड कर पाए अपन अच्छे से। और रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है बेटा, 4 मार्क्स का, 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसका, 100% चांसेस है। क्लियर है?
कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको अच्छे से देखना है। क्लियर है किस तरह से बनाना। अब जनरल एंट्री भी पूछ ले तो आप बना सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। क्लियर है। अब ये प्रोविजन कैसे बनाना, तो ध्यान देना कैसे बनाना है। जैसे ये अपना बैलेंस शीट है, यहाँ पे दे रखा है डेटर 1 लाख रुपीज़, कितना दे रखा है डेटर 1 लाख रुपीज़। आपको बोला कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल पीबीडीडी बनाओ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना आपको पीबीडीडी 5% ऑन डेटर। क्लियर है। तो आप कैसे बनाओगे इसको, तो 1 लाख का आपको सिंपल सा है 5% कैलकुलेट करना है, जो कितना आएगा 5000, और ये कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ये प्रोविज़न वाले में पीबीडीडी। क्लियर है। प्रोविज़न बढ़ता है तो इधर रिकॉर्ड होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान से देखना बेटा, ये पूछा जा सकता है। और बेटा एडमिशन के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बेटा फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करना, हिडन गुडविल कैलकुलेट करना, तो ये ध्यान देना, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। हिडन गुडविल है, ये कैलकुलेट करना, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है बेटा, तो ये पॉइंट भी आपको देखकर जाना ही है। और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसके मीनिंग में अपन ने पढ़ा था, न्यू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट पढ़े थे ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट। अब बेटा ध्यान देना, जो रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर है वो एज ए टीज इसकी ऑलमोस्ट कैलकुलेशन किसकी तरह रहेगी, आपके न्यू पार्टनर एडमिशन जैसे अपन ने कैलकुलेशन किया था, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसी तरह से रहेगी। अब ये ध्यान देना, जब रिटायरमेंट और डेथ होता है तब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल आएगा। क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट के अंदर इस बार का जो चांस है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो क्या है, तो देखते हैं अपन आगे। अब जो बेटा अपन रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके अंदर रिटायरमेंट डेथ के अंदर डेथ वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार। तो डेथ वाले क्वेश्चन के अंदर जिस भी पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और साथ में क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे एक आता है बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। क्लियर है। ये पीएल सस्पेंस अकाउंट कैसे आएगा, तो अपन क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा होगा गुडविल की कैलकुलेशन करनी है आपको। किसकी कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो अपन को दे रखा होगा कि भैया ईयर्स, कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, जैसे 1 2 3, ये 3rd ईयर में उसका डेथ हो गया पार्टनर का, और प्रॉफिट दे रखा होगा जैसे 1000 सॉरी 10,000 20,000 30,000। क्लियर है। ये प्रॉफिट दे रखा है। तो जो लास्ट वाला ईयर का प्रॉफिट होगा उसके अंदर जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका जो भी शेयर रहेगा, सपोज करो 1/3 शेयर है, तो 1/3 के हिसाब से ये कितना आ गया 10,000। ये 10,000 का जो प्रॉफिट रहेगा इसके अंदर जो भी पीरियड रहेगा, जैसे 6 मंथ का पीरियड रहा है तो 10,000 इंटू 6/12, जो भी टाइम पीरियड भी दे रखा होगा तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन इसका देखना पड़ेगा। क्लियर है। ये ध्यान देना बेटा, एग्जीक्यूटर का आएगा, ये पीएल सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, ये ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएल सस्पेंस अकाउंट ये एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ये लास्ट वाले ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर 1/3 पार्ट करके अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। अब बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर से ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन तो पूछना नहीं है, तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो मोड दे रखे हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% एक
नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है, फिक्स है। जैसे इसके अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है इसके अंदर के बाय म्यूचुअल एजेंसी, सॉरी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन वगैरह सारे ये पॉइंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाना है। बाय नोटिस वगैरह ये सारे पॉइंट है, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, इसको अच्छे से देख के जाना है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको मिलने के 100% चांस है कल के पेपर के अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों का डिफरेंस, या फिर रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन का डिफरेंस। क्लियर है? इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% कल के पेपर में आना ही आना है। क्लियर है? तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। इसके अंदर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसकी जनरल एंट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेनली इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई पर्सनल एसेट टेकन कर रहा है पार्टनर, तो उसमें क्या जनरल एंट्री होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या एंट्री होगा, तो ये वाले सारे पॉइंट देख कर जाना। क्लियर है? ये छोटे छोटे पॉइंट कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ने ही पूरा पे किया है तो क्या जनरल एंट्री होगा, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको अच्छे से देख के जाना। मेनली पार्टनरशिप के अंदर अभी समय कम है, अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो ये सारे पॉइंट पढ़ के जाएगा तो वो इजीली पास हो सकता है। अब चलते हैं अपन कंपनी के अंदर, स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान देना। सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है? कौन सा एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कंपनी मीन्स क्या रहता है। तो कंपनी मीन्स क्या रहता है, तो विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट रिलेटेड टू कंपनी। तो जो कंपनी एक्ट, तो जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड है प्रीवियस एक्ट, जैसे इससे पहले 1956 था कंपनी एक्ट 1956। क्लियर है? तो उसमें भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी ही कहलाएगी। क्लियर है? इसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। कुछ भी एक पॉइंट देकर पूछा जा सकता है कि भैया कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कॉमन सील है, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें से कोई एक पॉइंट पूछा जा सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, इसका क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर है? उसके बाद में क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ कंपनी। क्लियर है? काइंड्स ऑफ कंपनी के अंदर बेटा ध्यान देना, कभी कभी ये वर्ड लिखा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये नॉर्मल कंपनी के बारे में ही बात हो रही है। जॉइंट स्टॉक लिखकर आपको कंफ्यूज करेगा बेटा। तो क्लियर है, ये कंपनी के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड क्या दे रखा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड दे रखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। क्लियर है? जॉइंट स्टॉक का पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जॉइंट स्टॉक, ये ध्यान देना। अब इसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, सेकंड दे रखा है पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड दे रखा है ओपीसी 1% कंपनी। 1% कंपनी का पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है। इस बार टर्नओवर का पूछा जा सकता है कि लास्ट पास्ट प्रीसीडिंग ईयर के अंदर इसका टर्नओवर कितना रहता है, उसका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा क्या है, तो ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक बेटा ध्यान देना, जो भी पब्लिक प्राइवेट
और ओपीसी होती है। इसके अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 1 ओपीसी में, 2 प्राइवेट में और पब्लिक में 3। और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? डायरेक्टर सभी के अंदर 15 15 15। ये ध्यान देना, ये डिफरेंस के अंदर काम आएंगे आपके पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। मेंबर्स कितने होते हैं? तो ध्यान देना बेटा, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 मेंबर्स रहते हैं। क्लियर है? इसके अंदर मिनिमम कितने रहता है बेटा? 7 और मैक्सिमम की नो लिमिट। और इसके अंदर भैया 1 ही रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होती है? इसका भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? पब्लिक का 5 लाख होता है और प्राइवेट का होता है 1 लाख। ठीक है बेटा, ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, एक बेटा क्वेश्चन का ध्यान देना कि जो भी अपन कंपनी होती है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ता है, बट ओपीसी के लिए ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बेटा, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ओपीसी का पास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर का टर्नओवर कितना दे रखा है? टर्नओवर बोले आप सेल बोले तो एवरेज टर्नओवर इसका दे रखा है नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और पेड अप कैपिटल 50 लाख। पेड अप कैपिटल कितना दे रखा है? 50 लाख का दे रखा है। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? टाइप्स ऑफ शेयर। तो बेटा यहाँ पे कितने टाइप के शेयर रहते हैं वो देखते हैं अपन। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है? टाइप्स ऑफ शेयर, 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब सबसे पहली चीज़, शेयर्स क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, काफ़ी लेट हो गया रात को और कल आपके एग्ज़ाम है, इसीलिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं कल के पेपर में वो बता रहा हूँ। क्लियर है? इनको देख के जाना। और बेटा ध्यान देना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है बेटा? जो इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं उसे इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्ड, जिसको प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर को होल्ड करके रखता है उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है? इनको वोटिंग राइट होता है, इनको नहीं होता है। क्लियर है? तो इसकी जो डिफरेंस के पॉइंट है वो ध्यान देना। इसको पेमेंट की प्रेफरेंस होती है बिफोर इक्विटी, इक्विटी से पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस को। क्लियर है? ईबीआईटी का चार्ट है बेटा, वो देख के जाना। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, देन जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो किसके लिए होगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा, जिससे अपन ईपीएस भी कैलकुलेट करते हैं, जिसके ऊपर AS20 एप्लीकेबल होता है। अब बेटा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप क्या होते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? इसके अलावा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है? ये टाइप्स पूछा जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसका क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। ठीक है? अब बेटा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? और बेटा क्वेश्चन दे रखा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके अंदर ऑथोराइज कैपिटल का क्वेश्चन बन सकता है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होते हैं? विच इज रिकॉर्डेड इन एमओए। एमओए नहीं लिखना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा नाम लिख के आना, ब्रैकेट में एमओए लिख देना। क्लियर है? जो कैपिटल एमओए के अंदर रिकॉर्ड होती है वो कौन सी होती है? ऑथोराइज कैपिटल होती है। इट इज़ अ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी। ये कंपनी की क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती है।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल के अंदर क्या आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, रिजर्व कैपिटल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके चांसेज हैं कल के पेपर में। रिजर्व कैपिटल क्या होता है बेटा, कंपनी कॉल्ड अनपेड अप कैपिटल, कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी के 10 रुपये का शेयर है, शेयर कितने का, 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, कंपनी ने 8 रुपये तो कॉल्ड कर लिए और शेयर होल्डर ने दे भी दिए, 2 रुपये क्या है, अनपेड है। अभी जो 2 रुपीज़ अनपेड हैं वो कंपनी कब कॉल करेगी, कॉल्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। क्लियर है, तो ये कौन सी कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल। क्या होती है, रिजर्व कैपिटल। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो देखते हैं। इसके अलावा बेटा और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के अंदर, तो ध्यान देना। हाँ, एक पॉइंट भूल गया था मैं, ऑथोराइज कैपिटल को नॉर्मल कैपिटल भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है, शेयर फोर फीचर का बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्जाम में। और री इशू, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा बेटा, तो इसके क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। क्लियर है, इन दोनों के क्वेश्चन देख कर जाने हैं। एक इशू शेयर, इशू शेयर अदर देन कैश, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस शेयर्स में नहीं तो डिबेंचर में इसका क्वेश्चन बनना ही बनना है बेटा, तो ध्यान देना। इसका एंट्री क्या होता है, असेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर्स, जो भी शेयर्स होगा शेयर्स कैपिटल। क्लियर है, ये एंट्री याद करके जाना है, ये पूछना ही पूछना है। इसमें प्रीमियम के ऊपर हो सकता है। क्लियर है, एट पार भी इसका हो सकता है और प्रीमियम का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा। क्लियर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें नहीं पूछा है तो बेटा ध्यान देना, डिबेंचर के अंदर ये क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%। ठीक है, इसके अलावा यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा ये क्वेश्चन रट के चले जाना, ये कल के एग्जाम में मिलना ही मिलना है। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है भैया, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन एसेट्स, याद रखना, चार्ज ऑन एसेट्स रहता है। अगर डिबेंचर का पेमेंट नहीं करोगे तो एसेट्स को सील करके पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या रहता है, जो फ्री में शेयर दिया जाता है उसे बोनस शेयर कहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बोनस शेयर का मीनिंग क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, बाय बैक ऑफ शेयर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटा हेड सब हेड को देखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा तो 4 मार्क्स का चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसके अंदर हेड सब हेड के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस इन्हीं के बनते हैं। तो इनमें से भी क्या इम्पोर्टेंट है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछेगा भैया इक्विटी शेयर कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस पूछा जा सकता है, ये पूछे गए भी है पिछले साल। डिबेंचर, प्रपोज डिविडेंड। क्लियर है, बैंक लोन,
इस तरह के पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपको कि बैलेंस शीट में, अब कंपनी बैलेंस शीट में अपन कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। इस एक पॉइंट और था, ध्यान देना बेटा, इंटरेस्ट, ये कंपनी का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट है। ध्यान देना बेटा, कॉल्स इन अरियर के ऊपर 10% पर एनम है और इसके ऊपर कितना है, 12% पर एनम। ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये कंपनी के क्वेश्चन है। क्लियर है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कॉल्स इन अरियर को अपन बैलेंस शीट के हेड से हेड बताइए वगैरह। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वगैरह का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख के जाना है आपको, हेड सब हेड को भी अच्छे से करके जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यही पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अच्छे से देख के जाना। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है, डिबेंचर। अब बेटा जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है डिबेंचर, तो बेटा डिबेंचर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, तो सबसे पहला तो पॉइंट इसका है टाइप्स ऑफ डिबेंचर पूछा जाएगा ही जाएगा, एक क्वेश्चन आना ही है जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर है उसके अंदर से, जैसे नेट डिबेंचर दे रखा है। क्लियर है। उसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, तो इसके जो टाइप्स दे रखे हैं वो सारे टाइप्स को पढ़ के जाना है अच्छे से, 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये शॉर्ट रिवीजन है आपका कि आप एक बार जो जो क्वेश्चन बताए उसको एक बार देख लो अच्छे से, तो इजीली आप पास हो जाओगे अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो। इसके बाद में बेटा डिबेंचर के अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिबेंचर के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है, इशू अदर देन कैश का, इशू अदर देन कैश का क्वेश्चन। एंट्री क्या होगा बेटा, अभी जो अपन ने रिवाइज किया था, एंट्री किया था उससे रिवाइज करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर। क्लियर है, ध्यान देना। अब बेटा शेयर्स के अंदर प्रोरेटा अलॉटमेंट का भी क्वेश्चन है। हाँ, प्रोरेटा के इस बार डिबेंचर, सॉरी, शेयर्स फॉर फीचर और री इशू के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, तो देख के जाना है। प्रो डेटा का ऐसा नहीं कि देख के नहीं जाओ, बट फॉर फीचर और री इशू के चांसेस ज़्यादा हैं, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, तो अभी इतना समय नहीं है कि आप बड़े क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अब इसके अलावा डिबेंचर के अंदर अपन को क्या करना है, जो भी डिबेंचर के, अब बेटा ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो डिबेंचर का रिडेम्पशन करते हैं अपन, डिबेंचर को बायबैक करते हैं। ठीक है, आपने इशू तो किया उसे, डिबेंचर को एट पार, रिडेम्पशन कर रहे हो आप प्रीमियम के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, पार के ऊपर, ये क्या कर रहे हो, रिडेम्पशन। तो ये केसेस सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान से देख कर जाना, क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, 100% क्वेश्चन आएगा ही। क्लियर है। एक टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये पूछा जा सकता है। टीडीएस का एंट्री क्या होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसका जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, ये डिबेंचर के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा बेटा जो रेशियो एनालिसिस है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, बेटा रेशियो के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस बार के रेशियो के अंदर एक्टिविटी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्टिविटी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान देना बेटा। और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अंदर आपके रहेगा एक्टिविटी, और बेटा जैसे कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, प्रोपराइटर रेशियो, तो बेटा ये वाले फॉर्मूले देख के जाना अच्छे से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
इनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, रेशियो के अंदर ये, और जो भी आप रेशियो फाइंड करते हो तो ध्यान देना कि इसका एक डिसीजन पॉइंट भी होता है कि जैसे अपन करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, आइडियल रेशियो क्या है 2:1, लिक्विड रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, आइडियल रेशियो 1:1। अब क्विक एसेट कैसे फाइंड होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में ज़्यादातर वर्ड क्या दे रखा होता है, एडवांस टैक्स वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, एडवांस टैक्स। तो ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका जैसे रेशियो कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे 1:1 ही हो रहा है, तो इसका कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, उस इफेक्ट को भी आपको बताना है कि भैया कंपनी का आइडियल रेशियो ये है, इतना लिक्विडिटी होना चाहिए, इतना लिक्विडिटी नहीं है तो कंपनी के आगे जाकर पेमेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो आपको डिसीजन मेकिंग भी देना पड़ेगा इसके अंदर अच्छे मार्क्स के लिए। क्लियर है। इसके बाद में अपना लास्ट चैप्टर आया कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसे देखते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेटा क्या क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले ध्यान देना इसका मीनिंग को बाइफ्रिकेट कर देना भैया 3 पॉइंट में, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर कौन सा एएस एप्लीकेबल होता है, AS3 एप्लीकेबल होता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कैश का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, एनी एसेट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के अंदर जिसको भी अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारी कैश होती है। फ्लो का मतलब क्या होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटर प्रेजेंटेशन। क्या होता है, बेटर प्रेजेंटेशन। क्लियर है, ये इसका मीनिंग रहता है। एज इट इज़ ये क्या, ये लिख कर आना। जितना भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देने का कोशिश करना जितना हो सके, उससे क्या रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और थ्योरी के अंदर भी आपको पूरे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, एक तो टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले मेथड्स। इसके अंदर मेथड कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ES3 इनडायरेक्ट पर एप्लीकेबल होता है। क्लियर है, ध्यान देना है। और आपके सिलेबस में भी ये मेथड ही है RBSC के अंदर। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है, एक्टिविटीज़ कितने टाइप की है, 3 टाइप्स की है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जब बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है भैया, बिजनेस के अंदर जैसे अपन PL बनाते हैं उसी तरह से जहाँ पे जो भी अकाउंट पूछे वहाँ पे PL आए, वो समझ लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है असेट्स को आप बाय और सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो तो कैश का आउटफ्लो हुआ, सेल कर रहे हो तो कैश का इनफ्लो हुआ। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया तो जिसके अंदर क्या है, जैसे शेयर्स बढ़ रहे हैं आपके तो इशू ऑफ शेयर हो गया, अगर कम हो रहे तो रिडेम्पशन हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, लोन का पेमेंट वगैरह हो गया, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं इसके अंदर। अब इसके क्वेश्चन के किसके चांसेस हैं, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं बेटा फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स का अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इसका जो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 4, 5 और 6, जिसमें से आई थिंक 5 है, अच्छे से देख के जाना इसे, इसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के। क्लियर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दे रखा है, इसके ज़्यादा चांसेस है आने के। क्लियर है दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया है तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, डिटेल में कुछ नहीं बताया, मैंने खाली ये बताया कि इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेगा कल के एग्ज़ाम में। ज़्यादातर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करना, आप सभी बेस्ट हो और आप अपना 100% देना। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद।